यह है हैरिस सुल्तान। ब्रिटिश सरकार हमें बताती है कि आपको पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है? और इसी तर्क के आधार पर वे ऑनलाइन टिप्पणियों के लिए सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां करने वाला देश बन गए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने बेलारूसी सरकार से दोगुने लोगों को गिरफ्तार किया है, 12,183। देखिए तीसरे नंबर पर कौन है? जर्मनी, जो पश्चिमी उदार लोकतंत्र का एक और गढ़ है। और देखिए चीन वास्तव में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और रूस से नीचे है। दुष्ट पुतिन, मुझे पुतिन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुर्की भी। तो कीयर स्टारमर ने अभी अभी ये पोस्ट किया है, इसे जरा देखिए। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह अब्द अल फतह यूके वापस आ गए हैं और अपने प्रियजनों से फिर मिल गए हैं, जो ज़रूर बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे। मैं अल्लाह के परिवार और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने इस पल के लिए मेहनत की और अभियान चलाया। मेरी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अल्लाह का मामला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। मैं राष्ट्रपति सीसी का आभारी हूं कि उन्होंने माफ़ी देने का फैसला किया। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हैं कि यह अल्लाह अब्द अल फतह कौन है? यही है वह। प्रिय जायोनिस्टों, कृपया मुझसे कभी बात मत करना। मैं एक हिंसक व्यक्ति हूं जिसने सभी जायोनिस्टों और आम नागरिकों की हत्या का समर्थन किया था। तो दफा हो जाओ, उन्होंने कहा। क्या हम जायोनिस्टों को मारने की बात पर वापस आ सकते हैं? कृपया। जब हम अहिंसा पर टिके रहते हैं तो वे और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा, और क्यों, समय समय पर मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि मुझे खुशी होती है जब अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं और मैं जायोनिस्टों की हत्या का समर्थन करता हूं, यहां तक कि उनके आम नागरिकों की भी। उन्होंने यह भी कहा, प्रिय अंतर्राष्ट्रीय PhD छात्र, वैसे मैं एक नस्लवादी हूं, मुझे गोरे लोग पसंद नहीं हैं, तो दूर हो जाओ। इसके अलावा अल फतह ने भी कहा, एक बार फिर यह साबित करता है कि मानवता तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम सभी लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं करते। और कोष्ठक में उन्होंने कहा, मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्त गोरे हैं। यह आदमी किस तरह का पागल है। तो क्योंकि वह इतना पागल था, उसे मिस्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और वह 10 साल तक जेल में रहा और उसे भुला दिया गया। वह एक घटिया इंसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मिस्र अपने घटिया इंसान से खुद निपटो। लेकिन उसका परिवार यूके में था और उसका परिवार उसके साथ रहना नहीं चाहता था, तो वह इस साल सितंबर में या पिछले साल बाहर आ गया। मुझे नहीं पता, ये जरूरी नहीं है, पर उसे यूके वापस आने की इजाज़त नहीं थी। उसका मुस्लिम परिवार, छोटा बेटा, पत्नी, माँ और बाकी सब हैं। वो लोग अपने बेटे के साथ मिस्र में रहने नहीं गए। उन्हें यूके में रहना इतना पसंद है, लेकिन साथ ही उन्हें यूके से इतनी नफरत है कि वो सारे गोरे लोगों का नरसंहार करना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैं क्या मिस कर रहा हूँ। मैं क्या मिस कर रहा हूँ? मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। सच में मैं उनकी सोच को समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं भी उसी संस्कृति से आता हूँ, मिस्र की संस्कृति नहीं, लेकिन आप जानते हैं मुस्लिम संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है। मुझे समझ नहीं आता, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर भी एक इस्लामिस्ट की सोच को समझ सकता हूँ। ये असफल लोग, क्योंकि ये असफल हैं, ये गुस्से में हैं, ये कड़वे हैं, क्योंकि ये अपनी विश्व व्यवस्था के अनुसार दुनिया को अपने अधीन नहीं कर पाए हैं। ये पश्चिम हैं, अमेरिका जिंदाबाद। वे अमेरिका और पश्चिम से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि यही अमेरिकी विश्व व्यवस्था दुनिया पर राज कर रही है। जब आप युद्ध हारते हैं तो आप तय नहीं कर सकते कि दुनिया कैसे चलेगी। मैं समझता हूं वे गुस्से व निराश हैं, ये उनकी व्यवस्था नहीं है। वे अपमानित महसूस करते हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन जो मैं नहीं समझता वो है वामपंथी पश्चिमी नेताओं की मानसिकता, जैसे कि कियास्टामा। वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारना चाहता है, तुम्हारा नरसंहार करना चाहता है, फिर भी तुम उसके लिए झुक रहे हो। क्यों? और क्या आपने सच में देखा है कि प्रमुख लोग जैसे कि पियर्स मॉर्गन ने भी ऐसा कहा है? ओह, तो अगर यूके एक अल्पसंख्यक श्वेत देश बन जाए तो क्या होगा? तो लंदन शहर में 36% श्वेत लोग हैं और ये पिछले मुझे नहीं पता 40 सालों में हुआ है। लेकिन इंग्लैंड करीब 70% श्वेत है। इंग्लैंड, हाँ ठीक है, वो 99 था, 1945। ठीक है, तो हम विकसित हो गए हैं। लेकिन आप देश में अल्पसंख्यक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा कहने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये श्वेत वर्चस्व और देश की मूल जनसंख्या से जुड़ा है।
ये एक सांख्यिकीय तथ्य है कि मुझे लगता है 2100 तक हम अल्पसंख्यक होंगे। श्वेत देश 2063। आज की तारीख में। खैर, मैंने थोड़ा बाद में पढ़ा है। लेकिन ये आंकड़े गतिशील हैं तो ये बदलते रहते हैं। यहाँ मेरा सवाल है आपसे, तो क्या सिर्फ श्वेत संस्कृति से ही कहा जाता है कि वो अपनी समाप्ति को अपनाए, किसी और संस्कृति से नहीं। जब उन्हें पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया, उनकी संस्कृति छीन ली गई, उनके समाजों से उनकी मूल्यवत्ता छीन ली गई, और अब वे विलुप्त हो रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है अपनी समाप्ति को अपनाओ। यूनाइटेड किंगडम जो 2000 सालों से है को बस इतना कहना चाहिए कि यह दुर्भाग्य है। टावर हैमलेट बंगालियों का है, लंदन के कुछ हिस्से मुसलमानों के हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के भी कुछ हिस्से लुमरॉक मुसलमान। बस मान लो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। तुम नस्लवादी हो। कितना दयनीय है ये शब्द नस्लवादी। एक और बात है जो मैं नहीं समझता, लोग नस्लवादी शब्द से, बलात्कारी शब्द से ज़्यादा कैसे डर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं बलात्कारियों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि नस्लवाद का आरोप उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। मैं नस्लवादी का ठप्पा लेकर नहीं जी सकता। तो अगर लोग बलात्कार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं और समाज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, अगर मुझे नस्लवादी कह दिया गया तो मेरे लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा क्यों? क्यों? मुझे नहीं लगता ये नस्ल का मुद्दा है, बल्कि सांस्कृतिक है। मैंने पहले भी कहा है कि नस्ल सबसे दिखने वाला फेनोटाइप है। हम अक्सर लोगों के व्यवहार को उनकी नस्ल से जोड़ते हैं, जबकि असल वजह उनकी संस्कृति होती है। मैं हमेशा इसका बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। ब्रिटिश भारतीय सबसे ज़्यादा कमाते हैं। वे प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, गोरों से भी ज़्यादा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी और बंगाली सबसे नीचे हैं, काले लोगों से भी नीचे। क्यों? जातीय रूप से भारतीय और पाकिस्तानी काफ़ी समान हैं। मैं पंजाबी हूँ और भारत में भी पंजाब है, तो जातीय रूप से आप कह सकते हैं कि मेरी जातीयता ऐतिहासिक रूप से भारतीय रही है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की वजह से मैं पाकिस्तानी पक्ष में आ गया। तो जातीय रूप से हम एक ही लोग हैं क्योंकि भारत में इतनी अलग संस्कृति है। भारत में वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें और पैसे कमाएं। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे कब्जा करें, ज़्यादा बच्चे पैदा करें, वेलफेयर का फ़ायदा उठाएं। यह एक सांस्कृतिक तर्क है। इसी वजह से आप देखते हैं कि एक ही जातीयता के लोग शीर्ष पर हैं और वे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यही कर रहे हैं। लेकिन इसी जातीयता के लोग स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर भी हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है। समस्या नस्ल नहीं, हमेशा संस्कृति होती है। जैसा कि मैंने कहा, नस्ल सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला फेनोटाइप है, इसलिए हम व्यवहार को नस्ल से जोड़ देते हैं। मुझे लगता है नाइजर फराज ने भी इसका जिक्र किया था। चलिए दिखाता हूं उन्होंने क्या कहा। यह सरकार और खराब हो रही है। बीबीसी न्यूज़ में इन हिंसक ट्वीट्स का जिक्र नहीं है। लीजिए, ये रहा। इस आदमी के पास और भी ज्ञान है। मैं किसी उपनिवेशवादी या जायोनिस्ट्स को मारना वीरता मानता हूं। हमें उनमें से और ज़्यादा लोगों को मारने की ज़रूरत है। वो तो अपनी बातों में कोई नरमी भी नहीं दिखा रहा, वो सचमुच हिंसक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें और डर की ज़रूरत है। सफ़ेद पुरुषों पर बिना वजह गोली चलाना उन्हें यकीन दिलाएगा। नस्लवाद जान लेता है। ये नस्लवाद नहीं है तो क्या है? और ये दयनीय प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि एंथनी अल्बनीज़ी ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, और मुझे ये भी लगता है कि कीर स्टारमा ब्रिटिश इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। सर रॉबर्ट वालपोल तक पीछे जाएं। वालपोल, मेरा ख्याल है उनका नाम यही था। और आपके यहाँ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कुछ 70-80 प्रधानमंत्री रहे हैं इस दौरान। हाँ, पूरी तरह से पीछे जाएं तो यहाँ तक कि उस प्रधानमंत्री से भी बुरे जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को खो दिया था। यह बहुत बुरा है, यह बहुत दयनीय है। ओह, और भी हैं। इसे देखो, यहाँ कितने सारे हैं। तो ये शानदार ब्रिटिश कुत्ते और बंदर सच में सोचते हैं कि आतंकवादी ट्विटर पर अपनी योजनाएं बता देंगे। ब्रिटिशों ने हमें धोखा दिया और खराब जमीन दी। हमने मिस्र के पलाचिन से मूंगफली के बदले जमीन पर काम करवाया। देखो, उसे ब्रिटिश सरकार से नफरत है, उसे ब्रिटेन की हर चीज से नफरत है। फिर भी वह ब्रिटेन में रहना चाहता है। देशद्रोह कानून लाओ। और बीबीसी की कवरेज देखो,
ओह भगवान, इसे देखो, मैं तुम्हें यह दिखाता हूँ। ब्रिटिश मिस्र लेखक और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता। देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे मुस्कुरा रहा हूँ। यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने वो ट्वीट्स किए थे जो मैंने तुम्हें अभी दिखाए थे। अल्लाह अब्देल अफ्ता मिस्र की सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध हटने के बाद यूके पहुंच गए हैं। सीसी ने इस चरमपंथी को गिरफ्तार करके सही किया और देखो इन्हें कौन सुरक्षा दे रहा है, देखो इन्हें कौन बचा रहा है। वैसे ये टोरी पार्टी वाले हैं। टोरी पार्टी ने उसकी यूके नागरिकता जल्दी दिलवाई ताकि वे मिस्र सरकार से उसे यूके वापस भेजने की मांग कर सकें। बीबीसी की कवरेज देखो। यही है वो आदमी। तेईस सितंबर 2025 को यह हुआ था। उन्होंने इसे कुछ समय छुपाया। यही है वो आदमी जो गोरे लोगों का नरसंहार करना चाहता है। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं। बस यूके में दोहरी पुलिसिंग को देखिए। तो बाईं ओर आपके पास कॉमेडियन ग्राहम लिनेहन हैं। उन्हें लंदन एयरपोर्ट पर हथियारबंद अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में ऑनलाइन टिप्पणी पोस्ट करने के महीनों बाद बहुत ही साधारण टिप्पणियां। वजह थी मजाक में ट्रांस लोगों के बारे में टिप्पणी करना। अब हमारे पास विचारों का मजाक उड़ाने का शाश्वत अधिकार है। दाएं तरफ वाला आदमी एक ब्रिटिश मिस्र के कार्यकर्ता को 2021 में मिस्र में उसकी बेहद नस्लवादी सोच के लिए गिरफ्तार किया गया था। अगर आप देखना चाहते हैं टाइम बम कैसा है तो वही है। वह जनसंहार करने, आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा करने की बातें करता रहा है और जितना स्पष्ट कोई कर सकता है उतना ही उसने आतंकवादी हमलों की तारीफ की है। उसने कोई फिल्टर नहीं लगाया। पहले भी जायोनिज्म को मानवता के खिलाफ अपराध कहा है। यह उन बातों के सामने छोटी बात है जो उसने गोरे पुरुषों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करते हुए कही हैं। ब्रिटिश सरकार ने बार बार मिस्र से उसकी रिहाई के लिए पैरवी की है और उसे यूके वापस लाने की कोशिश की है और जाहिर है कि वे इसमें सफल भी हुए हैं। इस किया को देखिए। स्टारमर कई सालों से रिहाई की कोशिश कर रहे थे। यह नवंबर 2022 में हुआ तो उन्हें जानकारी जरूर मिली होगी। उन्हें कभी न कभी बताया गया होगा। लेकिन जरा सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं। यह बिल्कुल मजेदार है। कितना बड़ा पाखंडी है। अगर पाखंड का कोई चेहरा होता तो यही होता। और क्या मैं अल्लाह का मामला उठाकर शुरू कर सकता हूं? अब्दुल फत्ताह, जैसा कि प्रधानमंत्री जानते हैं और कह चुके हैं, वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के जुर्म में जेल में डाला गया है। ओह, उसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के जुर्म में जेल में डाला गया है। ओह, क्या बेवकूफ है। सच में उसके नीचे। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ठीक है, ये मेरा पसंदीदा आंकड़ा है। यूनाइटेड किंगडम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अपराध में लोगों को गिरफ्तार करने के मामले में देशों में सबसे आगे है, जो 2022 में सत्ता में आने पर अपने भाषण में बड़े पाप जैसा कह रहे थे। देखो, यूनाइटेड किंगडम ने बेलारूस से दोगुने लोगों को गिरफ्तार किया है। देखो, जर्मनी भी वहां है। एक और चमकदार उदाहरण उदार लोकतंत्रों का। चीन सिर्फ 1500। कौन कहता है कि चीन एक अधिनायकवादी राज्य है? और मिस्र में 9 सालों में ज्यादातर समय कैद रहे हैं। वह पिछले 6 महीनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह मरे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा राष्ट्रपति सीसी के साथ उठाया। क्या वह हमें बता सकते हैं कि अल्लाह की रिहाई सुनिश्चित करने में उन्होंने क्या प्रगति की? टोरी पार्टी ने ही उसकी यूके नागरिकता जल्दी मंजूर कराई थी और वही उसे मिस्र से निकालने की कोशिश कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे पर थूका, जो गलत था। और इसके अलावा वह सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि बेशर्मी से अरबी में भी पोस्ट कर रहा था। मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा। अगर हम अफसरों को नहीं मार सकते तो चलो कोई आतंकवादी गिरोह ढूंढते हैं जो उनके बच्चों को मार दे और उनकी माओ को यातना दे। ये आदमी पूरी तरह से पागल है। ड्रू कह रहे हैं। मिस्र ने इस आदमी को जेल में डालकर सही किया। सीसी एक शेर था। माफ करना सीसी। पश्चिमी सरकारें खुद को पवित्र मानकर मिस्र, यूएई या सऊदी अरब जैसी जगहों पर जाकर उन्हें मानवाधिकारों पर उपदेश देती हैं। वे आपसे बेहतर कर रहे हैं, उन्हें करने दें। वे इन लोगों को जानते हैं। यह कोई बोल्ड बात नहीं है। यह वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ नहीं है। यह दो अलग अलग नीतियों के बीच आंतरिक बहस नहीं है। यह एक सभ्यतागत खतरा है।
मेरा मानना है कि देशद्रोह कानून फिर लागू होने चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई झंडा जलाते हैं या देश की मौत की बात करते हैं तो 15 साल की जेल होगी और दोहरी नागरिकता होने पर देश से निकाल दिया जाएगा। अगर आपको यह देश पसंद नहीं है तो हमें आपको यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी ये कदम नहीं उठाते हैं तो हम दूर दराज के दक्षिणपंथी उग्रवाद में तेजी से बढ़ोतरी देखेंगे। ये होने ही वाला है। यही बिल्कुल ब्रिटेन में हो रहा है। ब्रिटेन गृह युद्ध के कगार पर है। दोस्तों, मुझे तुमसे एक गंभीर बात करनी है। जैसे अमेरिकी झंडे को जलाना बहुत खूबसूरत दिखता है, पर ये काफ़ी नहीं है। हमें हर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को जलाना होगा जो मौजूद है। हमें अमेरिकी सरकार को भी जलाना होगा, जिसे ग्लोबल भी कहा जाता है। आतंकवादी संगठन को पूरी तरह खत्म करना होगा। अब हम नहीं सह सकते कि सबसे बुरे, हिंसक और दुष्ट लोग हमें नेतृत्व करें, क्योंकि वे दुनिया को सभी के लिए बुरे सपने जैसी बना देंगे। तो आगे बढ़ो और उस खून से सने, नरसंहार करने वाले घटिया अमेरिका के झंडे को जलाते रहो जिसे गुलाम मालिकों ने बनाया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यह भी देखें कि आप उन व्यवस्थाओं को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं जो दुनिया में अत्याचारों को संभव बनाती हैं। धन्यवाद। और फिलिस्तीन को आज़ाद करो। देशद्रोह के कानून वापस लाओ। मुझे पता है कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नजरिया अलग है, लेकिन इसे व्यवस्था के भीतर रहना चाहिए। जो अमेरिकी संविधान या सरकार को गिराना चाहते हैं उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसा ही उन लोगों के साथ है जो ऑस्ट्रेलियाई संविधान या ऑस्ट्रेलियाई सरकार या ऑस्ट्रेलिया की राज्य व्यवस्था को गिराना चाहते हैं। हम उन्हें कोई अधिकार नहीं दे सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं। आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। आपका केवल एक ही अधिकार है, चुप रहें और लंबी जेल काटें। हमें बस यही अधिकार देना चाहिए। तो हमारी सरकारें हमें अपनी जीवन शैली बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, यानी इस्लामिस्ट और अतिवामपंथी चरमपंथियों के खिलाफ। मैंने कहा था जर्मनी अपने क्रिसमस बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। अब शायद ही कोई क्रिसमस बाजार बचा है। इस साल ही उन्होंने 2 आतंकी हमलों को नाकाम किया, जिनका मकसद वनीला आइसक्रीम खाने आए बच्चों को मारना था। कुछ बड़े बाजारों को छोड़कर जर्मनी में अब लगभग कोई क्रिसमस बाजार नहीं बचा है। यह जर्मन जीवन शैली पर सीधा असर है। उन्होंने इसे इतना बदल दिया है कि अब पहचानना मुश्किल है। फिर भी आपसे बहुसांस्कृतिकता अपनाने को कहा जाता है। लोग बहुसांस्कृतिकता को अपनाने के लिए खुश थे जब तक कि इस्लामवादी नहीं आ गए। दूसरी और तीसरी पीढ़ी तो और भी खराब है। जैसे मैंने तुम्हें इस आदमी के बारे में दिखाया था, इस मिस्र के आदमी के बारे में। उसे देखो, देखो वो कितनी जहर उगलता है। कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता। देखो इसे, देखो ये उकसावे। ये मैनचेस्टर में हुआ था। चार्ली बीच ने इस मुस्लिम का सामना किया। वहाँ एक क्रिसमस मार्केट चल रही है और ये मुस्लिम इस्लामी तिलावत चला रहे हैं। क्यों? तुम्हारा क्या काम है वहाँ? लोगों को क्यों उकसा रहे हो? शायद ये अपमान या ताकत का प्रदर्शन है। ठीक है, क्या मैं बस एक बात कह सकता हूँ? एक सवाल फिर मैं, आप इस्लामी तिलावत बजाकर क्रिसमस का अपमान क्यों कर रहे हैं? हम हैं, लेकिन ये क्रिसमस मार्केट है। चलिए, पूरा शहर आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है। मैं आपसे ईसाइयों से कैसे नफरत कर सकता हूँ? शायद आपको ईसाइयों से नफरत है। ऐसा मत कहो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है, न आपसे। यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हें ईसाइयों से नफरत है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्रिसमस मार्केट में अपनी बेवकूफ़ी भरी कुरान की तिलावत क्यों बजा रहे हो? क्यों? तुमने कभी मुझे मस्जिद में जाकर ईसाई भजन या ईसाई गीत बजाते हुए क्यों नहीं देखा? ईसाई ऐसा नहीं करते। मैं नास्तिक हूं। मैं ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करता और ये सब बकवास है। ब्रिटेन में ईसाई प्रचारकों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन मुस्लिमों पर कार्रवाई नहीं होती। इस मुस्लिम महिला को देखो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ की हूँ, इसलिए जितना हो सके नष्ट और परेशान करती हूँ और तुम्हारी संपत्ति का शोषण करती हूँ। यहाँ जितनी भी संपत्तियाँ तुम्हारे पास हो सकती हैं, जैसे कि स्वीडिश फर्नीचर, मैं उसका पूरा फायदा उठाती हूँ। मैं उसका पूरा फायदा उठाती हूँ और तुम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। ओह, हे भगवान, मुझे पढ़ने दो। कहने के लिए मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ की हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ सब कुछ नष्ट करती हूँ और इतना ले लेती हूँ। मैं कर सकती हूँ और तुम्हारे सारे टैक्स का पैसा, स्वीडन में मिलने वाले सारे फायदे इकट्ठा कर सकती हूँ। मैं इनका पूरा इस्तेमाल करती हूँ, पूरी तरह से,
और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये हर जगह एक बहुत बड़ा वेलफेयर घोटाला है, हर एक देश में, जहां भी देखो। मैंने इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा है। ये अफगान, पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग। हमारे टैक्स का पैसा हमसे लिया जा रहा है ताकि सबसे पहले तो उनकी जीवन शैली को सब्सिडी दी जा सके और फिर आखिर में वे हमें ही बदल देंगे। जो भी काम मुझे करवाना होता है मैं उसे एयर टास्क पर डाल देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक ट्रैम्पोलिन था जिसे मुझे असेंबल करना था। हाँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ, मुझे खुद करने की फुर्सत नहीं थी, तो मैंने उसे एयर टास्क पर डाल दिया। एयर टास्क क्रेग्सलिस्ट से हट गया। वहाँ कई भारतीयों ने जवाब दिया और इसे 100 या 75 में करने को कहा। मुझे पता है कि ये 3-4 घंटे का काम है और सारे गोरे ट्रेडीज वे 400 या 500 मांग रहे थे। मैंने असल में 500 वाला चुना था, लेकिन कोई 500 वाला क्यों चुनेगा जब आपको 100 या 150 में मिल सकता है? क्यों? ये लोग पहले सस्ते मजदूरों से बाजार भरते हैं, अपनी जिंदगी खराब करते हैं, फिर कहते हैं गोरे लोग छोटे काम नहीं करना चाहते। मैं देख रहा हूं कि कैसे नौकरियां छीनी जा रही हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तीसरी दुनिया के देशों से सस्ते मजदूरों से ऑस्ट्रेलियाई श्रम बाजार को भर दिया है। क्यों? मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ट्रेडीज अपना कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं।